बंगाल की रहने वाली रजिया अंसारी हर दिन देखती है कि उसकी चाची अपने पति के करीब जाने से पहले वह एक लहसुन को लेती है और उसे पीसकर उसके रस को अपने नाभि में लगाकर अपने पति के करीब जाती है। इस राज को जानने के लिए रजिया अंसारी बहुत कोशिश करती है और जब वह इस राज को जानती है तो उसके बाद जो उसके साथ होता है तो उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही सच्ची और अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूं। ये कहानी है बंगाल की वहीं की रहने वाली रजिया अंसारी, जो कि अपने चाची के यहाँ बचपन से ही रह रही होती है और जो रजिया अंसारी के अम्मी और अब्बू थे वह उसे बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तब से रजिया अंसारी जो थी वह अपने चाचा और अपने चाची के यहाँ रहकर बड़ी हो रही थी और वहीं पे पढ़ाई कर रही थी। जो रजिया अंसारी थी वो बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे हर गली मोहल्ले में थे। जब भी कोई उसके घर पे आता तो उसकी एक बार ना एक बार खूबसूरती की तारीफ जरूर किया करता था। और रजिया के जो चाचा थे वो सुबह को 8 बजे अपने काम पे निकल जाते और रात को 10 बजने के बाद ही घर पे आते थे। और जब भी घर पे आते तो रजिया के लिए कुछ न कुछ लेकर आया करते थे। और जो रजिया की चाची थी वह काफी ज्यादा रजिया को दुलार प्यार देती है और उसे बड़ा करती है और बड़े ही मान सम्मान से उसे घर में रख रही होती है। लेकिन उसकी खूबसूरती से जो उसकी चाची थी वह काफी जलती थी, क्योंकि वह हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारा खूबसूरती जो है वह तुम पर एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन रजिया जो थी वह कहती है कि उसे ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत बनाया है तो वह क्या करे। तो जो रजिया की चाची थी उसका एक भाई था जिसका नाम सोहेल होता है और जो सोहेल था वह रजिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब भी रजिया के चाची का भाई घर पे आता तो रजिया के कमरे में पहुंचकर घंटों बातें किया करते थे। और जो रजिया थी वह हमेशा कहा करती थी कि अगर चाची को इस बात की पता चलेगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगी। इस बात को सुनकर जो रजिया के चाची का भाई सोहेल था वह कहता है कि समय आने पर मैं अपनी बहन से अपनी निगाह की बात कर लूंगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। इस बात को सुनकर जो रजिया थी वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। उसी दौरान रजिया जो थी वह किचन में खाने को बना रही होती है और उसकी जो चाची थी उसकी मदद कर रही होती है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और रजिया तुरंत दरवाजे पे पहुंचती है और दरवाजे को जैसे ही खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पे लंबा चौड़ा एक व्यक्ति खड़ा है और उसकी ओर देख रहा है। उसकी निगाहें जो थी वो बिल्कुल अलग सी लग रही थी और उसके माथे पे चोट का निशान था और उसकी एक आंख भी लाल थी। जो रजिया थी वह कुछ भी समझ नहीं पाती, तभी पूछती है कि आपको किसी से काम है क्या। तो वह बोलता है कि मैं तुम्हारी चाची से मिलने आया हूँ, तुम नहीं जानती हो क्या। इस बात को सुनकर जो रजिया थी वह कहती है कि ठीक है, मैं अपनी चाची को बुला कर ले आती हूँ। और इतना कह के वह दरवाजे को बंद करने लगती हैं। तभी जो वह व्यक्ति था दरवाजे पे हाथ रखता है और कहता है कि दरवाजा खुला रहने दो, मैं कोई और व्यक्ति नहीं हूँ, वह मुझे अच्छी तरीके से जानती है। जब रजिया इस बात को सुनती है तो वह चुपचाप से उसे घूरते हुए पीछे मुड़ कर देखते हुए और चुपचाप से किचन की ओर आती है और अपने चाची को कहती है कि एक व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा है और वह आपसे मिलना चाह रहा है। तो रजिया की चाची जैसे ही इस बात को सुनती है वह तुरंत दरवाजे पे पहुंचती है और उस व्यक्ति से मिलती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती है। और कमरे से बाहर जो रजिया के चाची निकलती है और किचन में पहुंचकर रजिया से कहती है कि उसे एक लहसुन का जो कली होता है उसे दे दे। इस बात को सुनते ही रजिया कुछ समझ नहीं पाती और तुरंत ही लहसुन के एक कली को लेती है और उसे छील कर अपनी चाची को दे देती है। तो जो रजिया की चाची थी उस वहीं पर उसे लहसुन को पीसती है और उसके रस को निकाल कर चम्मच में लेकर धीरे धीरे हल्के कदमों से वह कमरे में चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। रजिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह व्यक्ति कौन था और जो उसकी चाची है लहसुन को पीस कर रस को निकाल कर कहाँ ले गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और करीब 1 से 1.5 घंटे बीत जाने के बाद वह जो व्यक्ति था वह घर से चला जाता है और रजिया की चाची किचन में पहुंचती है
और कहती है कि तुम अपने चाचा को इस व्यक्ति के बारे में नहीं बताओगे कि यह व्यक्ति घर पे आया था, और अगर तुमने बता दिया अपने चाचा को इसके बारे में तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। इस बात को सुनकर जो रजिया थी वह चुपचाप सी रह जाती है और कहती है कि अपने चाचा से कुछ नहीं बताएगी। और ऐसे ही ये जो सिलसिला था 2-4-5 दिनों तक रजिया देखती है, और एक दिन फिर वह व्यक्ति पहुंचता है और जो रजिया की चाची जो थी उसे देखकर काफ़ी खुश होती है और तुरंत उसके हाथों को पकड़कर वह अपने कमरे में ले जाती है और बेड पे बैठाकर तुरंत किचन में पहुंचती है और खुद से एक लहसुन की कली लेती है और उसे छीलकर उसे वहीं पर पीसती है और उसके रस को निकाल कर उस रस को चम्मच में लेकर वह फिर से कमरे में चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। रजिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी चाची जो है इस व्यक्ति के साथ लहसुन को लेकर क्या करती है और कमरे में बंद करके, क्या वह अपने चाचा को बताए या ना बताए, या फिर सोहेल को बताए या ना बताए, क्योंकि चाची ने कहा है कि अगर तुम उस व्यक्ति के बारे में किसी से कहोगी तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। तो रजिया चुपचाप से रह जाती है और करीब फिर से 1 घंटा बीत जाने के बाद वह व्यक्ति जो था घर से जाने लगता है, और जो तभी जो रजिया की चाची थी वह कहती है कि रजिया एक गिलास ठंडा पानी लेकर के इनके लिए लेकर के आओ। तो जो रजिया थी वह तुरंत ही किचन से 1 गिलास ठंडा पानी को लेती है और तुरंत ही अपने चाची के कमरे में पहुंच जाती है। और जो वह व्यक्ति था हंस हंस कर उसकी चाची से बातें कर रहा होता है, और रजिया को देखते ही दोनों चुप हो जाते हैं और वह व्यक्ति रजिया की तारीफें करना शुरू कर देता है कि तुम्हारी भतीजी बहुत ही सुंदर है, जैसे इसे भगवान ने फुर्सत से बनाया है, इसके चेहरे पर एक भी दाग नहीं है और लग ऐसे रहा है जैसे कि इसकी चेहरे की लाली निखर के बाहर आ रही है। अब ये जवान हो चुकी है और इसकी शादी अब तुम क्यों नहीं करवा देती। तो जो रजिया की चाची थी वो मुस्कुराती है और कहती है कि जल्द ही इसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रही है और जब अच्छा लड़का मिल जाएगा तो इसकी शादी कर देगी। ये बात को सुनकर जो रजिया थी वह चुपचाप से उस गिलास के पानी को उस व्यक्ति को देती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि जो रजिया थी उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी कोई तारीफें किया करता था तो रजिया को ठीक नहीं लगता था और वह किचन में चली जाती है। तभी वह जो व्यक्ति था वह निकलता है और वह दरवाजे से निकलने लगता है, तभी जो सोहेल था घर पे पहुंच जाता है और उस व्यक्ति को देखते ही जो सोहेल था वह तुरंत ही रजिया के पास पहुंचता है और कहता है कि रजिया, जो ये व्यक्ति था ये घर में क्या कर रहा है। तो जो रजिया थी वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि वह व्यक्ति यहाँ पर क्या करने आता है, और वह केवल चाची जानती होगी क्योंकि वह चाची से ही मिलने आया था। इस बात को सुनकर जो रजिया के चाची का भाई था सोहेल, वह तुरंत ही अपने बहन के पास जाता है और कमरे को बंद कर लेता है और दोनों अंदर से काफी जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती है। जो सोहेल था वह अपनी बहन के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और जो सोहेल की बहन थी वह अपने भाई पे गुस्सा कर रही होती है और दोनों के बीच काफी देर तक कहासुनी होती है। इस बात को होते ही जो सोहेल था तुरंत ही वहीं से स्टोर रूम में आराम करने के लिए चला जाता है, क्योंकि वह घर जो था महज 3 कमरे का था और एक स्टोर रूम था जिसमें सोहेल जो था अक्सर आकर आराम किया करता था, और एक रूम में उसके चाचा चाची रहा करते थे, एक रूम में रजिया रहा करती थी और एक रूम में कुछ सामाने भरे रहते थे। 1-2-3 घंटे रहने के बाद सोहेल गुस्से में घर से निकल कर चला जाता है और रात के करीब 9 बजते हैं जब उसके चाचा घर पे पहुंचते हैं तो जो रजिया थी उनके लिए खाना लेकर आती है। तभी जो रजिया के जो चाचा थे वह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा कपड़ा लेकर आया हूं, क्या तुम्हें ये पसंद है। और जैसे ही रजिया देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि चाचा, आप जो भी मेरे लिए लाते हो वह सब अच्छा ही होता है। इस बात को सुनकर जो रजिया के चाचा थे मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है। इतना कहकर वह खाना खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सभी मिलकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन के सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं और जो रजिया के चाचा थे अपने काम पर निकल जाते हैं, और जो रजिया की चाची थी वो रजिया के पास पहुंचती है और कहती है कि रजिया, आज हम लोग जो है बाजार चलते हैं, कुछ वहां पर शॉपिंग करना है। इस बात को सुनकर जो रजिया थी तुरंत ही अपने दुपट्टे को लेती है और अपने चाची के साथ निकल जाती है बाजार के लिए। जो बाजार था वह घर से करीब
3 किलोमीटर की दूरी पर था और वह तुरंत ही रजिया की चाची एक ऑटो को रुकवाती है और दोनों बैठ जाते हैं। अब जो ऑटो थी वह चलती जा रही होती है और जो रजिया थी वो देखती है कि मार्केट तो कब का पार हो चुका है, तो वह पूछती है कि चाची मार्केट तो पार हो चुका है और हम लोग उस मार्केट में क्यों नहीं उतरे। तो जो रजिया की चाची थी वह कहती है कि हम लोग कोई और सामान लेने जा रहे हैं, तो अगले मार्केट में जाएंगे। इस बात को सुनकर रजिया चुप सी रह जाती है और कुछ देर के बाद तभी एक जगह पर ऑटो रुकती है और ऑटो से उतर कर रजिया इधर उधर देखने लगती है। तब उसकी चाची कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक दोस्त के पास छोड़ के जाऊंगी, वहां पर तुम इंतजार करना, मैं कुछ सामान लेकर आऊंगी, उसके बाद तुम मेरे साथ घर पे चलना। इस बात को सुनकर जो रजिया थी हामी भर देती है। तभी जो रजिया की चाची थी वह उसे एक घर के पास ले जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। एक महिला दरवाजे के खोलती है, जो कि एक बिल्कुल ही अलग सी महिला लग रही होती है और वह पान खा रही होती है और उसकी आंखें जो थी काफी गहरे काजल लगे हुए थे, बाल के ऊपर घुंघरू लगे हुए थे और थोड़ी बहुत अलग तरह के चेहरे लग रहे होते हैं। जो रजिया की चाची थी वह कहती है कि रजिया तुम इनके यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, मैं बाजार से कुछ लेकर आती हूँ। इस बात को कहकर रजिया की चाची मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और जो वह महिला थी उस रजिया को कहती है कि बेटी अंदर चलो। जो रजिया थी इस बात को सुनकर अंदर पहुंचती है तो देखती है कि गलियारा जो है वह बहुत छोटा है और छोटे छोटे कमरे जो है अंदर में बहुत सारे हैं और हर एक कमरे के पास कई सारी लड़कियां जो हैं छोटे छोटे कपड़े पहनकर खड़ी हैं। इस सब दृश्य को देखकर रजिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और साथ में वहां पर अलग तरह की जो बदबू थी वह आ रही होती है। जो रजिया थी वह कहती है कि वह अपने चाची के पास जाना चाहती है, वह बाजार जाना चाहती है। तो जो वह महिला थी वह कहती है कि इस घर के दरवाजे के अंदर आने के बाद कोई भी व्यक्ति मेरी मर्जी के इस घर से बाहर नहीं जा सकता। इस बात को सुनकर रजिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहती है कि क्यों नहीं जा सकता, मेरी चाची कुछ देर में आएगी और मैं उसके साथ चली जाऊंगी। तो वो महिला कहती है कि जो तुम जो है अब यहाँ से कभी नहीं जाओगी, तुम्हारी चाची जो है यहाँ पर तुम्हें बेचकर चली गई है और मैंने उसे अच्छे खासे पैसे दिए हैं। इस बात को सुनते ही रजिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो महिला क्या कर रही है। उसी दौरान जो वह महिला थी वह कहती है कि बेगम जान जरा इधर आओ और इस लड़की को अंदर ले जाओ कमरे में। जो बेगम जान थी वह तुरंत ही बरामदे में पहुंचती है और रजिया के हाथों को पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाती है और दरवाजे को बंद करने लगती है। तभी जो रजिया थी वह कहती है कि आप मुझे कमरे में क्यों बंद कर रही हो। इस बात को सुनकर जो वह औरत थी बेगम जान थी वह कहती है कि अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो यहाँ से तुम नहीं जा सकती। तुम्हारी जो चाची थी उसे तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया है और उसने तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के अच्छे खासे रुपए लिए हैं। इस बात को सुनकर वह कुछ समझ नहीं पाती और रजिया पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या होता है और चाची ने मुझे यहाँ क्यों छोड़ के गई है। तो जो वह औरत थी वो कहती है कि ये एक कोठा है जहाँ पर आने के बाद यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाता और यहाँ पर कई सारे कस्टमर आते हैं जो कि अपने मनपसंद के लड़की को चुनते हैं और उसके बाद उसके साथ रात बिताते हैं और कुछ पैसों को देकर यहाँ से चले जाते हैं। रजिया जो थी इस बात को जैसे ही सुनती है वो रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। जो वह औरत थी वह कहती है कि अब रोने और चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारी आवाज़ यहाँ कोई नहीं सुनने वाला है। इस बात को सुनकर जो रजिया थी और भी रोने और चिल्लाने लगती है कि कभी तो उसकी चाची आएगी। लेकिन वह दिन बीत जाता है और अगले दिन जो वह औरत थी कमरे में पहुंचती है और कहती है कि तुम जो है अब रोना बंद कर दो, क्योंकि रोने से कुछ भी नहीं होगा और जैसा यहाँ पे कहा जाता है और जितनी जल्दी हो सके सारी बातों को समझ जाओ और यहीं पर एडजस्ट हो जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कई तरह के कस्टमर आते हैं और अगर तुम खुशी से अपने मन से उनके साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं करती हो तो वह तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आएंगे। इसलिए तुम्हें अपने आंसुओं को पोंछना पड़ेगा, अपने आंसुओं को छिपाना पड़ेगा। रजिया जो थी वह कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना चाहती। जिससे मैं प्यार करती हूँ सोहेल से, वह मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर जरूर आएगा।
इस बात को सुनकर जो वह औरत थी तब तक वहां पर पहुंच जाती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी अब तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा और तुम जो है कल से ही काम पर लग जाना, कई सारे कस्टमर आएंगे और तुम ज़्यादा नखरे मत करना। उस औरत की बातों को सुनकर वह कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसे काम करने से पहले इसे आदत इसकी पड़नी चाहिए, जो ये खुद ब खुद धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी और इतनी सुंदर है। और जब ये सारी चीज़ों को करेगी तो वह खुद ही कस्टमर खुश हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो वह औरत थी वह कहती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो जो बेगम जान थी वह कहती है कि मैं सोच रही हूँ क्यों ना महफिल में ये डांस करे और सभी लोगों का मनोरंजन करे, उसी से इसे शुरुआत करनी चाहिए। इस बात को सुनकर जो वह औरत थी कहती है कि ये तुम कैसी बातें कह रही हो, इतनी खूबसूरत है और जब ये महफिल में नाचेगी तो सभी लोग जो हैं पैसे और ज़्यादा देंगे, क्योंकि ये उसकी खूबसूरती के आगे मुझे अभी तक कोई भी इस जगह पर दिखा नहीं है। यह इतनी खूबसूरत है कि इसके पीछे हर कोई दीवाना हो जाएगा और हर कोई कायल हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो वह औरत थी कहती है कि ठीक है, जैसी तुम कह रही हो वैसा ही होगा। और अगले दिन के करीब 2 बज रहे होते हैं, तभी जो वह बेगम जान थी रजिया के पास पहुंचती है और कहती है कि रजिया, तुम्हारा नाम जो है आज से रजिया नहीं, अब आज तुम्हारा नाम चेंज होगा और आज से तुम्हारा नाम रुखसाना रहेगा। और जब भी कोई तुमसे नाम पूछे तो तुम अपना नाम रुखसाना बताना और तुम तैयार हो जाओ दुल्हन की तरह, क्योंकि आज तुम महफिल में नाचने वाली हो। दुल्हन की तरह सजाने लगती है और रजिया जो थी वह रो रही होती है। रजिया को सजा धला लेने के बाद दुल्हन की तरह बिल्कुल लग रही होती है और उसे महफिल में ले जाया जाता है। और जैसे ही उस महफिल में जो लोग थे आए हुए, वो जैसे ही रजिया को देखते हैं तो वह कहते हैं कि आज इस महफिल में रंग जमने वाला है, क्योंकि आज चांद जो है उतर कर जमी पर चला आया है। इस बात को सुनते ही जो रजिया थी कुछ समझ नहीं पाती और वह अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करने लगती है। तो जो बेगम जान थी वहीं पर बैठ के मुंह में पान को चबा रही होती है और कहती है कि तुम अपना नृत्य स्टार्ट करो। जो रजिया थी वह पहले नाचना शुरू कर देती है और नाच कर सभी लोगों का मनोरंजन करना शुरू कर देती है। और जब भी जो रजिया थी रुकती तो तुरंत जो बेगम जान थी उसके ऊपर कोड़े बरसा देती। इस दृश्य को देखकर जो सभी लोग थे वह और भी ठहाके कस कस के लगाया करते और उन्हें और भी ज्यादा मनोरंजन मिल रहा था। और ये जो सिलसिला था अब धीरे धीरे हर दिन का हो चुका था और ऐसे ही करीब 1 महीने बीत जाते हैं। जो रजिया थी सोचती है कि उसकी चाची ने ऐसा क्यों किया, कि सबसे ज्यादा प्यार करती थी और बचपन से ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। तो जो सोहेल है जो उससे प्यार करता था, क्या वह दोनों मिले हुए थे? उस रात को वे दोनों एक दूसरे पे जब चिल्ला रहे थे तो क्या मेरे ही बारे में बातें चल रही थी? क्या उन दोनों ने मिलकर मुझे यहाँ पर पहुँचाया? जो रजिया थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर किसकी गलती थी, आखिर उसकी गलती थी या क्या उसने कभी गलती की, कभी चाची के दिल को दुखाया कभी? अपने पूरे परिवार के बारे में सोचकर वह अपने आंसुओं को बहाती थी और सोचती कि काश उसके माता पिता इस दुनिया में होते तो वह आज इस यहाँ पर। और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और हर दिन रजिया को महफिल में ले जाया जाता और वहाँ पे रजिया धीरे धीरे खुद से नचना शुरू कर देती है और सबका मनोरंजन करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे उसकी आदत बनती जा रही होती है और एक शाम को करीब 7 बज रहे होते हैं, सायरा बानू उसको दूसरे नाम से आवाज लगाती है, रुखसाना मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और कहती है कि तुम्हें आज रात से एक काम स्टार्ट करनी है और इसके साथ एक के साथ एक रात गुजारनी है और उसने 50,000 रुपये तुम्हारे साथ रात गुजारने को दिए हैं। इस बात को जैसे ही रुखसाना सुनती है तो मना कर देती है कि नहीं, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। बेगम जान रुखसाना के हाथों को पकड़ती है और उसे कमरे की ओर ले जाने लगती है और उसे समझाने लगती है कि तुम जब कमरे में जाओ तो बिल्कुल भी चुप रहना और जो भी कस्टमर करे वैसा ही कहना, क्योंकि तुम जो है वहाँ पर रोगी चिल्लाओगी तो कोई भी फायदा नहीं है।
और वह कस्टमर जो है तुम्हारे साथ और भी गलत तरीके से पेश आएगा, इसलिए तुम चुपचाप से ही रहना। और ये लो लहसुन का एक कली है जो कि अपने नाभि पर पीस कर लगा लेना। इस बात को सुनकर गुलजान को रुखसाना की अपनी बात याद आने लगती है कि चाची के साथ जब रहा करती थी तो चाची भी अक्सर एक लहसुन के टुकड़े को लेती थी और उसे पीस कर अपने नाभि पर लगाकर चला जाया करती थी। वह भी बात दोहराया जा रहा था, तो जो गुलजान थी वह इन सब बातों को सोचते हुए उसको रुखसाना को समझाती है और रुखसाना को कहती है कि जाओ अब तुम कमरे में। तो रुखसाना जब जाती है तो धीरे धीरे जाने के बाद वह देखती है कि एक लड़की बेड पे बैठा हुआ है और वह शराब पिए हुए है और उसकी आंखें लाल से हैं और उसके चेहरे पे घाव के कई सारे निशान हैं। तो जो गुलजान थी वह चुपचाप से उस कमरे को बढ़ाती है और रुखसाना को वहां पहुंचा देने के बाद रुखसाना वहां पर जाकर उस व्यक्ति के पास बैठ जाती है। तो उस व्यक्ति रुखसाना से बहुत ही प्यार से बातचीत करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके मुंह से शराब की बदबू बहुत तेजी से आ रही थी। तो जो रुखसाना थी वह अपने सांसों को रोकने की कोशिश करती है कि काश वह तुरंत उस कमरे से निकल जाए, लेकिन वह अपने मालकिन के बातों को याद करती है और साथ में बेगम जान की बातों को भी याद करती है और चुपचाप से वहीं पे बैठी रहती है। जो वह व्यक्ति था वह रुखसाना के हाथों को पकड़ता है और कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता के लिए ही मैंने 50,000 रुपये जो है तुम्हारे मालकिन को दिए हैं। इस बात को सुनकर जो रुखसाना थी वह कहती है कि उसकी इतनी कीमत देने की क्या आवश्यकता है, वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी से प्यार करे। तो वह व्यक्ति था वह कहता है कि तुम चुप रहो, ये कैसी बातें कह रही हो। तो जो रुखसाना थी वह कहती है कि हाँ मैं सही कह रही हूँ, मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी तारीफें कर रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मेरे दिल में तुम नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली। जैसे ही इस बात को वह व्यक्ति सुनता है वह तुरंत रुखसाना को बिस्तर पे धक्का दे देता है और जो रुखसाना थी वह समझ जाती है कि वह उसके सामने कितना भी रोए कितना भी कुछ करे वह नहीं मानेगा और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और जो रुखसाना थी वह जिस लहसुन के कली को लेकर आई थी वह तुरंत ही उस लहसुन को अपने नाखून से दबाती है और उसके रस को अपने नाभि में लगा लेती है और धीरे धीरे रोते रोते वह बेहोशी के हालत में चली जाती है। और सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि बेगम जान है उसे उठाने की कोशिश कर रही है और मुस्कुरा कर कहती है कि तुम्हारा कस्टमर जो है वो खुश होकर यहाँ से गया है और तुम्हें भी मालकिन जो है कुछ पैसे दे रही है, अगर तुम कुछ खाना चाहती हो बाहर की चीज़ें तो मंगा दिया जाएगा। इस बात को सुनकर जो रुखसाना थी वह तुरंत ही बेगम जान के गले लग जाती है और रोना शुरू कर देती है। बेगम जान जो है वह कहती है कि तुम मेरी बेटी समान हो और मेरी बेटी भी तुम्हारी उम्र के होगी और जब मैं उसके पास थी मेरी शादी के महज 2 साल ही हुए थे, तभी मेरा पति मुझे खुद यहाँ पर छोड़कर चला गया और आज मेरी 46 साल उम्र हो गई है और मैं तब से यहीं रह रही हूँ और हर दिन इस दृश्य को देख रही हूँ और हर दिन एक नए व्यक्ति को अपना पति मुझे मानना पड़ता है। इस बात को सुनकर जो रुखसाना थी वह और भी ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। तो जो बेगम जान थी वह कहती है कि तुम्हें ये दृश्य है हर दिन देखना होगा, इसलिए तुम जो है अपने आंसुओं को छिपा लो, दबा लो, क्योंकि आंसुओं को निकालने से कोई फायदा है नहीं। इसलिए जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ वैसा ही तुम करो और जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास है तो उसे समझना कि तुम्हारा पति है और उसे अपने पति की तरह ही प्यार देना। इस बात को कहते हुए बेगम जान कमरे से चली जाती है और ये जो सिलसिला था हर दिन का हो चुका था और हर दिन एक नया व्यक्ति उसके पास आता और जो रुखसाना थी उसे अपने पति की तरह प्यार करती और महफिल में वह सबसे अच्छी डांसर धीरे धीरे बनती जा रही होती है। और जब भी महफिल में कोई व्यक्ति आता डांस देखने के लिए, नाच देखने के लिए, तो वह एक बार रुखसाना को जरूर बुलाता। तो ऐसे ही दिन बीतते गए और करीब 1.5 साल और बीत जाते हैं और एक शाम को जब महफिल में डांस कर रही होती है तभी एक 60 साल का बूढ़ा वहां पहुंचता है
और रुखसाना के हाथों को पकड़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी मालकिन को अच्छे खासे पैसे दिए हैं क्योंकि तुम्हारी सुंदरता जो है मुझे कायल कर रही है। इस बात को कहते हुए वह व्यक्ति कमरे की ओर ले जाने लगता है। तभी जो रुखसाना थी मुस्कुराते हुए कहती है कि आप कमरे में जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। और वह व्यक्ति जो था बूढ़ा कमरे में चला जाता है और करीब 10 से 15 मिनट बीत जाने के बाद रुखसाना खुद अपने मन से उस कमरे में जाने लगती है। और फिर से जो बेगम जान थी वह रुखसाना को अपने पास बुलाती है और हर दिन की तरह एक लहसुन की कली को उसको देती है और कहती है कि जाकर इस लहसुन के रस को अपने नाभि पर याद पार के लगा लेना, जिस तरह से हर दिन तुम लगाती आ रही हो। तो जो रुखसाना थी वह बेगम जान की ओर देखती है और उससे पूछने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे याद आता है कि कस्टमर जो है उसका इंतजार कर रहा है और काफी देर हो जाएगी, इसलिए वह कुछ भी नहीं पूछती है और तुरंत ही उस कमरे में चली जाती है। और करीब 2-4 दिन बीतते हैं, लेकिन रुखसाना को रहा नहीं जाता कि आखिर जो बेगम जान है हर दिन उसे लहसुन की कली को क्यों देती हैं और कहती हैं कि उसके रस को अपने नाभि पे लगाने के लिए। वह जानने की पूरी कोशिश करती है और तुरंत पहुंचती है बेगम जान के पास और कहती है कि आप मुझे हर दिन लहसुन की एक कली को देती हो और उसके रस को नाभि में लगाने के लिए कहती हो, इसके बारे में आपने मुझे कभी बताया नहीं कि इसका फायदा क्या है। मैं जरूर सोचती हूँ कि इसका जरूर कोई ना कोई बड़ा फायदा होता होगा, इस कारण से मुझे हर दिन आप मुझे देती हो। और हर दिन जब मैं चाची के साथ रहा करती तो उस वक्त भी मेरी चाची जो थी जब भी कमरे में जाती थी अपने पति के पास तो वह तुरंत ही एक लहसुन के टुकड़े को लेकर चली जाया करती थी। मुझे आज तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो जो बेगम जान थी वह कहती है कि समय आने पर तुम सारी बातों को जान जाओगी। तभी कोठे की जो मालकिन थी वहां पर पहुंचती है और कहती है कि तुम दोनों की बातें अगर खत्म हो गई है तो एक कस्टमर जिसकी उम्र 30-35 साल के बीच हो रही होगी वह कस्टमर आया हुआ है और तुम दोनों में कौन जाएगा। तो बेगम जान की ओर देखने लगती है तो रुखसाना सोचती है कि उसी को जाना पड़ेगा, इसलिए वह मुस्कुराते हुए कमरे में पहुंचती है और देखते ही उस व्यक्ति को पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। जो वह व्यक्ति था जैसे ही रुखसाना को देखता है वह भी तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि रजिया तुम जो रजिया कहती है कि सोहेल तुम यहाँ पर। तो जो रजी सोहेल था वह कहता है कि रजिया तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं बहुत जगह तुम्हें ढूंढ के थक चुका हूँ लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है और तुम यहीं पर हो। तो जो रजिया थी वह रुखसाना के नाम को सुनते ही सोहेल पे गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि ये नाम तुम्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुमने ही और तुम्हारी बहन ने मिलकर मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। तो जो मेरी चाची जो है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी उन्होंने मुझे बाजार में शॉपिंग कराने के बहाने यहाँ पर लाई और मुझे यहीं पर छोड़कर चली गई और तुम जो है मुझे यहाँ पर तसल्ली दिलाने के लिए आए हो। इस बात को सुनकर जो सोहेल था वह कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता और जिस दिन मैं उस घर में गया था और अपनी बहन से जब लड़ाई कर रहा था झगड़े कर रहा था उससे कहा सुनी हो रही थी तो इसी बारे में हो रही थी कि जो व्यक्ति को मैंने देखा था वह दलाल था और उस घर में क्या कर रहा था। और इस बारे में जब मैंने अपनी बहन से पूछने गई तो उसने मेरे ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए और बात कहने शुरू कर दिए और मुझे पता चला था कि मेरी बहन है वह घर में ही मेरे जीजा के जाने के बाद कई कस्टमर को बुलाती है। इस बात को सुनते ही जो रजिया थी वह रोना शुरू कर देती है और कहती है कि वह ये सब सारी बातें जानती थी लेकिन उसकी हिम्मत जो थी नहीं होती थी क्योंकि उसकी चाची ने कहा था कि ये बात जो है किसी से ना कहे और अगर कहेगी तो उसके साथ ठीक नहीं होगा। तो जो ये सब अब तक यही समझती आई है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। तो जो सोहेल था वह तुरंत ही रजिया को अपने गले लगा लेता है और रजिया जो थी वह कहती है कि तुम जिस काम से यहाँ पर आए हो वह काम कर लो। रजी सोहेल कहता है कि मेरी बहन जो तुम्हारी चाची है वह अपने किराए पर बहुत ही पछता रही है क्योंकि जो उसने किया है उसकी बहुत ही गलत सजा उसे ऊपर वाले ने दे दी है और वह बेड पे पड़ी है और वह कुछ ही दिनों में शायद इस दुनिया को छोड़ के चली जाए।
तो जो रजिया थी वह कहती है कि जो जैसा करता है उसे एक ना एक दिन ऊपर वाला सजा जरूर देता है, और उन्हें तो उनकी सजा मिलने ही वाली थी जिन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। सोहेल इस बात को कहता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं दोबारा इस जगह पर कभी नहीं आऊँगा। इतना कहते वहां से वह जाने लगता है, तो जो रजिया थी वह उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि वह जिस जगह पे है और जितने दिनों से है वह उसे लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि समाज में उसकी इज्जत है। और वह अगर उसके साथ जाएगी और उसे वह ले जाएगा तो फिर समाज वाले जो हैं उसे भी सही से जीने नहीं देंगे। इस बात को सोचकर रजिया मुस्कुराती है और तुरंत ही कमरे से निकलकर बेगम जान के कमरे में पहुंचती है, तो देखती है कि बेगम जान जो है वो चुपचाप से बेड पे पड़ी है। वह तुरंत ही वहां पर पहुंच के उनके हाथों को जैसे ही पकड़ती है तो उनका हाथ जो था वह काफी ठंडा हो गया था। वो उसे उठाने की कोशिश करती है तो देखती है कि वह इस दुनिया को छोड़कर जो बेगम जान है वह चली जा चुकी है, और उनके हाथों में एक लेटर जो है पड़ा है। उस लेटर में उन्होंने अपने पूरी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ था कि किस तरीके से वह इस जगह पे पहुंची थी, और लास्ट के लाइन में वह राज भी लिखा हुआ था, जो राज वह कई सालों से मैं जानना चाह रही थी कि लहसुन के कली को पीस कर उसके रस को नाभि पर क्यों लगाया जाता है। उसमें लिखा था कि लहसुन को पीस कर नाभि में उसका रस लगाने से अनचाहा जो गर्भ हो जाता है वो नहीं होता है, और उसके नुकसान जो है जो आज भुगत रही है, और वह उस कारण दुनिया से छोड़कर चली गई है। तो जो बेगम जान थी वह अपनी बेटी के समान रुखसाना को मानती थी, इस कारण उसे हर दिन एक लहसुन के कली को दिया करती थी और कहा करती थी कि वह उसे अपने नाभि पर उसके रस को लगाए ताकि वह उसको अनचाहा गर्भ ना हो और मेरी तरह उसे कभी भी यह बीमारी का सामना ना करना पड़े। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।